ठीक है, सबसे पहली टर्म है दबाव। दबाव एज इन डीफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, सुनिए, देखो यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि सॉलिड्स जो है वो कैसा एक्ट करेंगे जब आप उन्हें खींचोगे या दबाओगे। खींचोगे या दबाओगे। ठीक है, सुनिए, जब मैं किसी सॉलिड रस्सी को खींचता हूं, क्या करते हैं, या फिर किसी सॉलिड चीज को कंप्रेस करते हैं, ऐसे दबाते हैं, तो खींचने पे और दबाने के लिए आपको धक्का लगाना पड़ता है। तो आप जो बाहरी धक्का लगाते हो, बाहर से धक्का लगाते हो, उसे कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहते हैं? अगर मैं इसका हिंदी अर्थ बोलूं तो कोई ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप को बदल रहा है। डी फॉर्म मतलब उसकी फॉर्मेशन जो खुद की है, आप उसे चेंज कर रहे हो। आप किसी भी चीज की फॉर्मेशन को बदलते हो तो उसे कहते हैं डीफॉर्म करना। क्या करना? तो डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो उसके शेप को डिफॉर्म कर रहा है, उसकी शेप को बदल रहा है। तो शेप को बदलने वाला फोर्स कहलाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या कहता है? क्या कहलाता है? डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, तो बेसिक टर्म्स में पहली चीज है डिफॉर्मिंग फोर्स। आपको डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा बहुत पता क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के शेप में क्या लाएगा? चेंज। जो बॉडी के शेप में चेंज लाएगा इसकी गारंटी नहीं, लेकिन प्रयास पूरा कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लोहे का रॉड लूं और लोहे के रॉड को आप पूरी जान से दबाते रहो, क्या लोहे का रॉड पिचक जाएगा? नहीं। आप अपने हाथ से दबा रहे हो, क्या हो जाएगा? उसे कुछ भी नहीं होगा। क्या वो डिफॉर्म हो जाएगा? शेप बदल जाएगा उसका? नहीं बदलेगा। मजबूत लोहे का रॉड है, उसका शेप नहीं बदलेगा। तो इसका क्या मतलब है? तुमने डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लगाया। मैंने लगाया था, वो डिफॉर्मिंग फोर्स उसको डिफॉर्म नहीं कर पाया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स है जो आप लगाते हो, वो फोर्स है जो आप लगाते हो। तो आप लगाते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, आप लगाते हो डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, डिफॉर्मिंग फोर्स आपके लगाने से क्या होता है, इंपैक्ट क्या पड़ता है, वो ध्यान सुनो। हम जब किसी भी चीज को डिफॉर्म करने का ट्राई करते हैं, उस पर खिंचाव ऐसे खींचते हैं या दबाते हैं, तो उससे क्या होता है? आपने एक स्पॉन्ज की बॉल ली, उसे कंप्रेस कर दिया। ठीक है, आपने एक इरेजर ली, इरेजर समझते हो? इरेजर या बड़ा सा ऐसा कोई रबर का पीस लिया, थोड़ा लाइट सा, सेमी सॉलिड सा, और उसको जमीन पे ऐसे रखा, दबा दिया पूरा हाथ से। और दबाने के बाद वो कंप्रेस नहीं किया उसे आगे की तरफ ऐसे 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 करा। आगे की तरफ ऐसे करोगे, ऊपर से, नीचे से फिक्स है, ऊपर से ऐसे करोगे तो ऐसे वो टेढ़ा नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया ना? आ गया? पक्का आ गया? जैसे एक कॉपी है, तो अगर मैं इस कॉपी को लेता हूं तो अगर मैं देखूं तो अभी ये स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, ये एज बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसे थोड़ा सा आगे ऐसे कॉपी को खिसकाऊंगा तो टेढ़ा नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है ऐसे करने में। आपने क्या होगा, कई बार कॉपी को ऐसे आगे की तरफ ऊपर से खिसकाते हैं तो कॉपी थोड़ी ऐसी टेढ़ी हो जाती है, वो साइड में डायगोनल सा बन जाता है, टेढ़ा सा। ठीक है, तो ये भी तो शेप चेंज हो रहा है। शेप चेंज करने के बड़े बतेरे तरीके हैं। आप स्पॉन्ज को दबा रहे हो, उसकी वॉल्यूम कम हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। आप एक इरेजर को नीचे फर्श पे या नीचे किसी टेबल पे ऐसे चिपका दो और उसके नीचे वाले हिस्से को ऐसे दबा के ऊपर वाले हिस्से को ऐसे स्लाइड कराओ, टेढ़ी हो जाएगी ऐसे। ठीक है, ये भी आप शेप चेंज कर रहे हो, डिफॉर्म कर रहे हो। तो डिफॉर्म करने के ये तरीके भी हैं। एक रस्सी को ऐसे खींचो, डिफॉर्म हो रही है। एक लोहे की रॉड को पूरा हाइड्रोलिक से दबा दो, वो भी डिफॉर्म हो रहा है। तो एग्जैक्टली डिफॉर्म करने के लिए जो धक्का लगाया वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। लिंक में चलते हैं। हमने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, फिर क्या हुआ? जब हम लगाते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स तो अंदर एक खिंचाव पैदा होता है। अंदर क्या होता है? हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से या तो उसकी लेंथ कम होगी या तो लेंथ बढ़ जाएगी। बढ़िया। या तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। अमूमन तौर पर वॉल्यूम कम ही होता है। ठीक है, या तो उसका शेप सेम रहेगा या तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि हमारे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा, कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। अब आपने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, उससे उसमें कुछ बदलाव आया। भैया बदलाव से क्या होगा? आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया एक रस्सी पे, उसकी लेंथ क्या कर गई? खिंच गई। लेंथ के खिंचने से क्या होता है? लेंथ के खिंचने से रस्सी के अंदर के पार्टिकल तड़पने लग जाते हैं। क्यों भैया, क्यों तड़पते हैं? मान के चलो मैं एक रस्सी का पार्टिकल हूं, इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल, रस्सी नॉर्मल लंबाई पे पड़ी है, हमारे बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इधर भी अट्रैक्शन फोर्स है। उधर से किसी ने रस्सी के उस पार्ट को बहुत जोर से खींचा, बहुत जोर से खींचा। तो आपको नहीं लगता कि मेरे साइड के जो पार्टिकल थे जो मुझसे जुड़े पड़े हैं वो खिंच जाएंगे एकदम से? अब वो खिंच जाएंगे तो मैं तो उन्हें वापस लाने का ट्राई करूंगा नहीं करूंगा? करूंगा नहीं करूंगा? अरे जो चीज जैसी होती है वैसी रहना चाहती है, न्यूटन भैया ने कहा था। तो जो चीज जैसी होती है वैसी रहना चाहती है। यहाँ पे मैं यहाँ पे हूं, मेरा पार्टिकल साइड वाला यहाँ पे, यहाँ पे। तो अगर वहां से कोई खींचेगा और लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है? नए पार्टिकल आ गए? नहीं। अब रस्सी की लंबाई खींचने से बढ़ जाएगी अगर, तो क्या रस्सी में नए पार्टिकल आ जाते हैं? वही पार्टिकल होते हैं, बस वो दूर दूर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और रस्सी लंबी हो जाती है। तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, लेंथ बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे। दूर दूर होने से उनके बीच में टेंशन का माहौल हो जाएगा कि भाई वो ये पार्टिकल जो होगा उसको खींच रहा होगा, वो अगले वाले को खींच रहा होगा, अगले वाले को खींच रहा होगा। सब चाहते होंगे वापस से वही शेप में आ जाए जैसे हम थे। हाँ ना बोलो? तो सारे पार्टिकल चाहते हैं एक लिमिट तक, जब तक उनकी जान ना चली जाए, तब तक बिल्कुल सूख ना जाए, तब तक वो पूरी जान लगाते हैं कि वापस से उस शेप में आ जाए, वापस से। तो टिल द मोमेंट दे कम बैक इनटू देयर शेप, तब तक वो खिंचाव रहता है। वो जो अंदर
अंदर जो टेंशन डेवलप हुई, अंदर जो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींच रहे हैं, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। आपने लगाया था डिफॉर्मिंग फोर्स, उससे लेंथ में खिंचाव आया, लेंथ बढ़ गई, लेंथ के बढ़ने से अंदर के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए और सारे अंदर के पार्टिकल एक दूसरे को खींच रहे हैं ताकि वापस से ओरिजिनल लेंथ पे आ जाएं, और वो जो अंदर फोर्स पैदा हो रहा है उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। आपने लगाया था डिफॉर्मिंग, अंदर क्या लग रहा है? रिस्टोरिंग। और बराबर होता है, बराबर होता है। बराबर क्यों होता है भैया? अगर इधर वाले पार्टिकल को कोई 15 न्यूटन से उधर खींच रहा होगा और वो रुका पड़ा है, पार्टिकल खींच के रुका पड़ा है, तो वो भी तो 15 न्यूटन की जान लगा रहा होगा इधर। अगर वो 15 से ज्यादा की जान लगा रहा होता तो वापस आ जाता, 15 से कम की जान लगा रहा होता तो वहां चला जाता। पर अगर वो खींच के रुक गया है पार्टिकल, तो पक्का ऐसा है कि रुक गया है ना, तो इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स, उधर से मैं खींच रहा हूं बाहर से, इधर से ये वाले पार्टिकल दूसरे को खींच रहे हैं, तो अंदरूनी फोर्स और बाहरी फोर्स बराबर होता है। तो ये याद रखना, डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? सेम। मैंने एक तार को खींचने के लिए 15 न्यूटन लगाया, तार खिंच गई, अरे बालक उस तार के अंदर के पार्टिकल भी वापस जाने के लिए कितना लगा रहे हैं? 15 न्यूटन। वो खिंच के रुकी हुई है ना तार, वापस थोड़ा जा रही है, तेरे भी 15 उसके भी 15। भैया अगर मैं 50 लगा दूं तो तार टूट जाएगी, एक लिमिट में तो तार टूट जाएगी ना, ऐसा थोड़ा कि खींचते रहोगे आप उसे। तो सुनिएगा ध्यान से, आपको ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले आपने लगाया डिफॉर्मिंग, उससे कुछ लेंथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आया, उस लेंथ के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आने के कारण अंदर के पार्टिकल्स के बीच में तनाव पैदा हो गया और अंदर के पार्टिकल्स ने रिस्टोरिंग फोर्स लगाया। क्या लगाया? अच्छा, अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इसको जब आप एरिया से डिवाइड कर दो, मतलब जितने एरिया पे ये लग रहा है, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, पार्टिकल्स वापस आना चाहते हैं अपने शेप में, कि जितने एरिया पे फोर्स लग रहा होता है, अगर आप एरिया से डिवाइड कर दो तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया एक टर्म आती है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं? स्ट्रेस। तो एक टर्म है स्ट्रेस, जो कि होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, अंदर की तरफ जो पार्टिकल्स हैं वो उन सब पर वापस आने का प्रेशर लग रहा होता है, वापस आने का प्रेशर। देखो ये भी क्या, ये भी जो आप देख पा रहे हो ये है क्या? ये है तो फोर्स अपॉन एरिया ना। फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो ये स्ट्रेस है तो एक तरह से प्रेशर, पर इसको नाम दे दिया गया स्पेशल स्ट्रेस बोलेंगे हम इसे, प्रेशर नहीं बोलेंगे। क्योंकि जब आप पार्टिकल्स को खींचते हो, रस्सी को खींचते हो, और खिंचाव आने के बाद, लेंथ बढ़ने के बाद अंदर एक जबरदस्ती का प्रेशर होता है वापस जाने का, उस प्रेशर का नाम रख दिया स्ट्रेस। क्या रख दिया? स्ट्रेस। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू, भैया कई बार अगर मुझे क्वेश्चन में रिस्टोरिंग फोर्स ना दे रखा हो तो बाहर से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं 15 न्यूटन, मैं यहां पर वो वाला फोर्स पुट कर सकता हूं। हाँ, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की और उसकी वैल्यू बिल्कुल, आप जो फोर्स लगा रहे हो अंदर जो फोर्स डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होती है? तो डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है? इक्वल। तो भैया डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डिफाइंड एज डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ना, स्ट्रेस को डिफाइन कैसे किया गया था? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। समझ रहे हो? आपने जो फोर्स लगाया, आपने जो बाहर फोर्स लगाया, क्या उसके कारण अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है? सवाल है मेरा आपसे। आपने जो खिंचाव फोर्स लगाया बाहर, उसके कारण अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है क्या? क्या अंदर के स्ट्रेस का आपके वाले फोर्स से दूर दूर तक कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल लेना देना है, दूर दूर तक ही है। मैंने लगाया डिफॉर्मिंग फोर्स, लेंथ में आया थोड़ा सा इंक्रीमेंट, अंदर के पार्टिकल्स पागल हो गए, उन्होंने वापस खींचने के लिए लगाया रिस्टोरिंग, और वही रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया कहलाता है। अच्छा सुनिए, अब एक बहुत तगड़ी बात है इसमें, बहुत तगड़ी कहानी का अगला पार्ट है कि भैया एक बात बताओ, मैंने 15 न्यूटन लगाया और वो पार्टिकल सारे लाइन से थे, वो दूर दूर हो गए, वो वापस खींचना चाह रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। भैया अगर मैं, ऐसा भी तो होता होगा कि मैं और जान लगाऊंगा तो वो भी और जान लगाएंगे। हाँ, आप बाहर से और जान लगाओगे, वो भी वापस आने के लिए और जान लगाएंगे। पर भैया मैं तो कितनी भी जान लगा सकता हूं, उन छुटकुओं पे कितनी जान होगी लगाने के लिए? मैं तो कल को 500 न्यूटन लगा दूं, क्या वो 500 लगा पाएंगे? नहीं, वो 500 नहीं लगा पाएंगे। पता है, वो सारे पार्टिकल्स जो बॉडी को डीफॉर्म होने से रोक रहे हैं, जो कह रहे हैं वापस जा, ओरिजिनल शेप में वापस जा, ओरिजिनल साइज में वापस जा, जो जान लगा रहे हैं वापस लाने के लिए, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहे हैं वापस जाने के लिए, उन पार्टिकल्स के फोर्स लगाने की एक हद है, एक लिमिट है। क्या है? एक लिमिट तक ही वो कोशिश करते हैं कि चलो वापस वाले शेप में आते हैं। एक लिमिट तक ही उन्हें होता है कि ओरिजिनल शेप में आ जाएं, एक लिमिट तक। एक लिमिट के बाद वो ऐसा काम, उस लिमिट का नाम है इलास्टिक लिमिट। क्या नाम है?
इलास्टिक लिमिट। फॉर एग्जाम्पल आपने 15 न्यूटन लगाया, वो भी लगा रहे हैं 15 न्यूटन। आप जैसे ही अपना 15 छोड़ोगे, जीरो करोगे, पूरी रस्सी वापस आ जाएगी, क्योंकि 15 लग रहा था ना इस तरफ, आपने अपना बाहर वाला 15 डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया, अंदर का रिस्टोरिंग 15 लग रहा था, एकदम से रस्सी वापस ले आया। अभी क्या हुआ, आपने लगाया 25 न्यूटन, अंदर भी लग रहा है 25 न्यूटन, आपने अपना 25 हटाया और रस्सी वापस ओरिजिनल शेप में आ गई। ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आपने अगर उस रस्सी को एक लिमिट से ज्यादा खींच दिया, यानी कि आपने एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया, एक लिमिट से ज्यादा क्या लगा दिया, आपने जो भारी फोर्स लगाया वो आपने एक लिमिट से ज्यादा लगा दिया अगर, तो रस्सी इतना खिंच जाएगी, पार्टिकल्स इतना दूर हो जाएंगे कि अब वो एक दूसरे को खींचेंगे। आप रस्सी को इतना खींच के छोड़ोगे, रस्सी वापस जाएगी ही नहीं, वैसी ही रह जाएगी। आपने कई ऐसी चीजें देखी होंगी कि आप खींचते हो वापस जा रही है, खींचते हो वापस जा रही है, खींचते हो वापस जा रही है, पर ज्यादा खींच दो वापस ही नहीं जा रही। स्प्रिंग देखा है पेन के अंदर आता है जो, उसको थोड़ा सा खींचना जाएगा वापस, थोड़ा सा खींचना जाएगा वापस, थोड़ा खींचना वापस, पूरा खींच दो जाएगा वापस, नहीं जाएगा। आपने एक लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दिया, अंदर अंदर इतना ज्यादा आपने खिंचाव कर दिया है, इतना लेंथ को बढ़ा दिया है कि अंदर के पार्टिकल इतना दूर हो चुके हैं कि उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब वो वापस आना ही नहीं चाहते। अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने की चाहत मर गई है उनकी, कह रहे हैं अब ओरिजिनल शेप और साइज नहीं चाहिए। समझ रहे हो, एक लिमिट के बाद अंदर की तरफ डिफॉर्मिंग सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स लगना बंद हो जाता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगना बंद हो जाता है नहीं लगता भैया। उसके बाद फिर हम अपना डिफॉर्मिंग फोर्स बढ़ाएंगे तब भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा भैया। स्प्रिंग को और खींचे तो वापस आ जाएगी, अबे तो पूरा खींच ले वापस नहीं आएगी भैया, और जान से खींचे तो टूट जाएगी, वापस नहीं आएगी अब वो, क्योंकि एक लिमिट तक आप उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो रहा है ना, उसके रिस्टोरिंग फोर्स अंदर जो पैदा हो रहा है उसकी एक लिमिट है, उसकी एक टाइम तक वो रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होता है। जब आप इतना दूर कर दोगे, बहुत ज्यादा धक्का लगाओगे बाहर से, बहुत ज्यादा खींचोगे, बहुत ज्यादा खींचने में वो मर जाता है, तो एक लिमिट तक ही खींच सकते हैं। बोलो मेरे साथ, एक लिमिट तक ही खींच सकते हैं। ठीक है, उस लिमिट को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या कहते हैं? इलास्टिक लिमिट। वंस डिफॉर्म्ड, वंस कॉमा on removal of deforming force, on it gets back to its exactly original shape and size. Deforming force हटाते ही वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, बिल्कुल डिट्टो, तो उसे कहते हैं परफेक्टली डन। अब इलास्टिसिटी है तो ये टर्म है प्लास्टिसिटी। व्हाट इज प्लास्टिसिटी? उसका उल्टा। प्लास्टिसिटी का अर्थ है कि आपने एक बॉडी को डिफॉर्म किया तो वैसे ही रह गई, वापस ही नहीं आई, वैसे ही रह जाने की ताकत। कुछ किसी भी बॉडी की क्षमता कि उसे जैसे मोड़ दे वैसे रह जाए। क्ले, क्या क्ले भी प्लास्टिक तो होती नहीं है, पर क्ले में भी क्या होता है, क्ले ऐसे है तो आप उसे एकदम से जान लगा के ऐसे खींच दो, छोड़ दो, वैसी रह जाएगी। खींच दोगे तो ऐसी रह जाएगी ना, ये वापस बन जाएगी, वापस गोल बन जाएगी, वैसी रहेगी। आप जो भी उससे चेंज करोगे शेप, वो उस शेप में चली जाएगी। और आपने एक बार उसका शेप ऐसे खींच के ऐसे तोड़ दिया या खींच के ऐसे उसे थिन कर दिया तो क्या वापस से थिक हो जाएगी? नहीं। तो क्ले जो है वो प्लास्टिक बॉडी है, प्लास्टिक, उसकी प्लास्टिसिटी ज्यादा है उसकी इलास्टिसिटी से। तो प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है कि जैसे कर दे वैसे रह जाए। इलास्टिसिटी जैसे भी कर दो वापस से वही रहना जैसे हम थे। तो दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड्स की। कुछ सॉलिड प्लास्टिक ज्यादा प्लास्टिक होते हैं, कुछ सॉलिड कम प्लास्टिक होते हैं, कुछ ज्यादा इलास्टिक होते हैं, कुछ कम इलास्टिक होते हैं। तो प्लास्टिसिटी का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इन द न्यू शेप, डिफॉर्म्ड शेप, जो नया शेप डिफॉर्म करके दिया उसी में रह जाने की प्रॉपर्टी कहलाती है प्लास्टिसिटी। अब आती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है कि आपने अगर एक बार उसे डिफॉर्म कर दिया तो जैसे जहां पे आपने छोड़ा है डिफॉर्मिंग को हटा दो वैसी रहेगी, थोड़ा सा भी वापस नहीं जाएगी। इसे बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक कह रही है छोड़ते ही वापस जाऊंगी वही शेप में। प्लास्टिक की बॉडी क्या कह रही है? जैसा डिफॉर्म करके छोड़ोगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर मैं कहीं नहीं जाने वाली, जैसे तुमने चेंज कर दिया वैसे ही रहूंगी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। समझ में आया?